मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, दुर्कीम का पढ़ लिया है हमने चैप्टर, उनके बारे में जो हमारे समाजशास्त्री हैं, और कार्ल मार्क्स के बारे में हमने जाना। और उसी में एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं हमारे मैक्स वेबर। इनकी विचार पद्धति क्या है समाज को लेकर, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर की विचार पद्धति। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया एक विस्तृत विज्ञान है। हमारी जो सामाजिक यानी कि समाज में जो हम सामाजिक क्रिया करते हैं वह क्या है, एक बहुत बड़ी मात्रा में एक विस्तृत विज्ञान ही क्या है, समाजशास्त्र है। वह कर्ता द्वारा अपने विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में की गई क्रिया है और पारस्परिक क्रिया को दिए गए व्यक्तिपरक अर्थ पर ये जोर देता है। अगर हम कहें तो विचार पद्धति का द्योतक है इस बात से कि सहमत नहीं कि समाज विज्ञान भी अन्य सामान्य विज्ञानों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से समाज क्या है, समाज आपके सामाजिक विज्ञानों के लिए अपनी एक अलग विशिष्ट विषय वस्तु और पद्धतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सामान्य विज्ञान और समाजशास्त्र यानी कि समाज यानी सांस्कृतिक विज्ञान के उद्देश्य और पद्धतियों के समान होने की प्रत्यक्षवादी विचारधारा का भी वेबर ने क्या किया है, खंडन करता है। उसका मानना यह है कि अन्य चीज़ों या फिर प्राकृतिक वस्तुओं के विपरीत मनुष्य में एक प्रकार की एक अंदरूनी अभिप्रेरणा होती है, यानी कि अंदर से जो अभिप्रेरणा होती है उसके अंदर से। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि जैसे कि बहुत सारी जो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखकर हमें प्रेरणा होती है, उसके भी अतिरिक्त एक हमारी अंदर से भी एक अंदरूनी अभिप्रेरणा होती है जिसे समझने का प्रयास समाजशास्त्रियों को करना चाहिए। इसी को समझने और समझाने के लिए वेबर एक अलग समाजशास्त्रीय पद्धति क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहला है आपका जैसे कि अंतर्दृष्टि, इसको फर्टेहन भी कहते हैं या फिर अंतर्दृष्टि। तो वेबर का कहना है कि सामान्य वैज्ञानिकों द्वारा किसी प्राकृतिक तथ्य का परीक्षण बाहर से ही होता है। भाई हम जो भी देखते हैं तो वो हम बाहर से ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रसायन शास्त्री द्वारा किसी रसायन की विशेषताओं का अध्ययन बाहर से ही किया जा सकता है, परंतु एक समाजशास्त्री द्वारा मानव समाज और संस्कृति को समझने का प्रयास मानव होने के नाते उस समाज या संस्कृति के सहभागी या फिर आंतरिक सदस्य होने की हैसियत से किया जा सकता है। यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई विज्ञानी तौर पे कोई चीज़ को देखते हैं प्रकृति में, तब वह हमें नज़र आती है और उसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, उसको तो हम देखने से नहीं समझ सकते ना। उसके लिए हमें उसका सहभागी होना, यानी कि हमें उसी संस्कृति में रहना, उन्हीं परंपराओं को अपनाकर उसके साथ में रहकर तब हम उसके आंतरिक सदस्य होने की हैसियत से किया जा सकता है, तब हम उसको समझ सकते हैं। मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य की अभिप्रेरणाओं और भावनाओं को कर्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिपरक अर्थ को जांचने से समाजशास्त्री द्वारा मानव क्रिया समझी जा सकती है। इस तरीके से जो समाजशास्त्री हैं वह अन्य विज्ञानों की व्याख्या से मूलभूत से सबसे भिन्न होते हैं। तो वेबर कहते हैं कि फर्टेहन यानी कि जो हमारी अंतर्दृष्टि है उसको जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, समझना, यानी कि व्यक्तिगत बोध की पद्धति अपनानी हमें चाहिए। तो इस पद्धति के अनुसार समाजशास्त्री को कर्ता की भावनाओं और उसकी परिस्थिति की समझ की व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि जो कर्ता है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमें उसकी भावनाएं, उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी समझ की व्याख्या यानी कि उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अभिप्रेरणा की कल्पना करनी चाहिए, पर अभिप्रेरणा मतलब ये सोचो कि अगर हम उस परिस्थिति में हैं तो हम इस परिस्थिति से कैसे हमारे साथ होगा। तो फर्टेहन यानी कि समाजशास्त्रीय व्याख्या के पर्याप्त है। वेबर के अनुसार ये प्रथम चरण है, विश्लेषण का दूसरा चरण है। पहला क्या हुआ, हमने उस पर्सन के हिसाब से अपने आप को वहाँ पर खड़ा किया और उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश की। उसके बाद में विश्लेषण, इसका दूसरा चरण आएगा। दूसरा चरण क्या आएगा आपका, विश्लेषण। यहाँ पर कार्य कारण संबंधी व्याख्या करना, यानी किसी भी सामाजिक क्रिया के पीछे छिपे कारणों को तलाश करना। मतलब अब यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे उसकी समस्या यानी कि उसकी परिस्थिति को सोचकर कि भाई उसकी जो समस्या है उसकी परिस्थिति है किस कारण से है, उसके छिपे हुए कारणों को हम तलाश करेंगे। समाजशास्त्रीय विश्लेषण को सरल बनाने के लिए वेबर ने एक महत्वपूर्ण पद्धति विकसित की है
जिसके बारे में हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप क्या है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूप एक बुनियादी पद्धति तैयार करता है। ये अध्ययन किए जाने वाले तथ्य की मूलभूत विशेषताओं के साथ एक प्रकार का नमूना या मॉडल तैयार करता है। एक प्रकार से ये किसी विशेष वास्तविकता की अंतर्जनित जो है तस्वीर बनाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भारतीय सिनेमा के खलनायक का आदर्श प्रारूप तैयार करना हो तो दूर आँखों वाले, अगर मान लीजिए हमने छवि हमारे दिमाग में आई और हमने सोचा कि भाई मूवी में जो खलनायक बनता है हमें उसी की हमने छवि देखी, तो हम उसकी छवि के जैसे किसको ढूंढेंगे? धूर्त आँखों वाले, बड़ी मूँछों वाले, भारी आवाज़, क्रूर हंसी वाले, चमकीले सूट पहनने वाले, बंदूकधारी, गुंडों से घिरे किसी व्यक्ति की कल्पना हम कर सकते हैं। खलनायक के रूप में अगर हम खलनायक वर्ड ही कहेंगे तो हमारे दिमाग में ये सारी छवि आ जाएगी कल्पना के रूप में। हाँ, भले ही भारतीय सिनेमा के सभी खलनायक ऐसे नहीं होते हैं, किंतु सामान्यतः पाई जाने वाली उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनमें अगर हम विश्लेषण करें, उसके बारे में सोचें तो हमें ये खाका जरूर अवश्य मिलेगा। इसी तरीके से आदर्श प्रारूप को मापदंड बनाकर समाजशास्त्र द्वारा समाज में पाई जाने वाली वास्तविकताओं की तुलना की जा सकती है। तो आदर्श प्रारूप काल्पनिक उदाहरण तैयार करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर जो है भाव ये है कि आदर्श प्रारूप के द्वारा समाजशास्त्री वास्तविकता को मापकर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के पास जब कोई समस्या है, उसके सामने जैसी परिस्थिति है, ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम उस पर्सन की जगह पर अपने आप को खड़ा करेंगे, ठीक है, और उन परिस्थितियों को महसूस करेंगे और समस्याओं को। उसके बाद में उन समस्याओं को हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब कि क्या समस्या से क्या क्या हो सकता है, उसकी वास्तविकता को मापने का जो है हम प्रयास करेंगे। तो वेबर कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवादी प्रवृत्ति के आदर्श प्रारूपों का प्रयोग इन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। अब वेबर का कहना है कि धर्म के समाजशास्त्र से आप वाकिफ हैं तो ऐतिहासिकता को प्रतिबिंबित करता है। ऐतिहासिकता क्या है? वेबर की पद्धति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें आपको संयुक्त परिवार, शहरी गंदी बस्ती में जीवन के आदर्श प्रारूप बनाइए। मतलब अब इनकी आप एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर शहर में गंदी बस्ती है तो वहाँ की परिस्थिति कैसी होगी, वहाँ के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, वहाँ पे क्या क्या होगा। इसी तरीके से संयुक्त परिवार है तो वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा होगा, किस तरीके से रहते होंगे। तो इनका एक आदर्श हम अपनी कल्पना के रूप में एक आदर्श प्रारूप बना सकते हैं, ठीक है, और उसको यथार्थ से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं और उसमें अंतर कर सकते हैं। दूसरा है आपका कार्य कारण संबंध और ऐतिहासिक तुलना। ये क्या होती है? वेबर सामाजिक कार्यों के अध्ययन पर बल देता है। इसके लिए वह कर्ता की अभिप्रेरणा और उसके मूल्यों की व्याख्यात्मक समझ को उचित मानता है। आदर्श प्रारूप का प्रमुख समाजशास्त्रियों को ठोस वास्तविक घटनाओं के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक होगा। वेबर कारणों की व्याख्या को भी महत्व देता है, किंतु साथ ही वह यह भी कहता है कि मनुष्य समाज इतना उलझा हुआ है कि तथ्यों को समझाने के लिए एक संपूर्ण कारण दे सकना तथ्यों को समझाने के लिए कोई एक संपूर्ण कारण दे सकना संभव नहीं है। ये कारणों के बाहुल्य की बात करता है। कुछ कारण अन्य कारणों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपका पूंजीवाद की व्याख्या करते हुए वेबर जो है धार्मिक नैतिकता की बात करता है, किंतु उसका ये भी कहना नहीं है कि मात्र धार्मिक मूल्य जो होते हैं आपके आधुनिक पूंजीवाद के विकास का कारण होते हैं। तो पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करने वाले धार्मिक मूल्यों के महत्व को समझाने के लिए ऐतिहासिक तुलना की पद्धति को ये अपनाता है। अब कुछ है आपके इम्पोर्टेंट, जैसे कि समाजशास्त्र में मूल्य। ये क्या है? विज्ञान को बहुधा सत्य के लिए तटस्थ खोज कहा गया है। विज्ञान क्या करता है? किसी भी सत्य को खोज करता है, ठीक है, उसे मूल्य विमुक्त और निष्पक्ष माना जाता है। जब विज्ञान के द्वारा किसी भी चीज़ की खोज की जाती है तो वह एक निष्पक्ष तरीके से की जाती है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने जब पढ़ा था कि दुर्खीम जो है वो सामाजिक तत्वों के वस्तुनिष्ठ या फिर निष्पक्ष अध्ययन की बात करते हैं। किस प्रकार से समाजशास्त्रियों को स्वयं का पूर्वाग्रह और पूर्व कल्पनाओं से मुक्त रखना चाहिए। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ और मूल्य विमुक्त विज्ञान यानी कि आपका प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान संभव है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर कहते हैं कि अध्ययन के लिए विषय आपका विशेष चुनने में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने समाजशास्त्र को ही वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए क्यों चुना?
कुछ मूल्यों ने आपका मार्ग प्रदर्शन कराया होगा, है ना। आपने या तो उसे रोचक पाया होगा या आसान या फिर संबद्ध। आपने समाजशास्त्र मान लीजिए क्यों चुना, या तो आपको पता होगा कि इसके लिए हमें आगे चल के फ़ायदा होगा, या फिर हमें लगा होगा कि ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या फिर ये आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो वैकल्पिक पाठ्यक्रम पसंद नहीं आए तो उसी प्रकार यदि कोई वैज्ञानिक रसायन का अध्ययन करने का निर्णय ले और कोई वैज्ञानिक ग्रामीण भारत के रीति रिवाजों का अध्ययन करना चाहे तो उसके निर्णय भी किसी मूल्य के आधार पर किए गए होंगे। अब यहाँ पे समाजशास्त्रियों की कुछ भूमिका है, जैसे कि एम एल दुर्खीम ने क्या करा था कि समाजशास्त्र की सामाजिक तत्वों के अध्ययन के रूप में व्याख्या की थी। उसके अनुसार समाजशास्त्री जो थे वो अपनी पूर्व कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़कर तटस्थ रूप से सामाजिक तत्वों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करते थे। इसी तरीके से पेवन्य के अनुसार समाजशास्त्रियों को मनुष्य की अभिप्रेरणा को समझकर उसकी अंतर्दृष्टि को उसके व्यक्तिगत बोध से उसका अध्ययन करना चाहिए। समाज और संस्कृति को समझने में समाजशास्त्री का स्वयं समाज का भाग होना चाहिए। अगर किसी भी समाज और संस्कृति को हमें समझना है तो हमें उस समाज का एक भाग बनना पड़ेगा, यानी कि उस परिस्थिति में हमको रहना होगा, उसकी परिस्थिति उस परंपराओं को समझना होगा, तब हम उसकी जो व्यक्ति की जो समस्या है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको हम समझ पाएंगे, ऐसा वेबर का कहना था। तो आदर्श प्रारूप और ऐतिहासिक तुलना द्वारा कार्य कारण संबंध भी खोजे जा सकते हैं, किंतु नैतिक तटस्थता बनाए रखना आवश्यक है। तो मार्क्स के विचारों में समाजशास्त्रियों की भूमिका और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मार्क्स के अनुसार तनाव और संघर्ष जो कि समाज की विशेषता है, इनके अध्ययन से समाजशास्त्री विरोध और शोषण से मुक्त एक आदर्श समाज की कल्पना कर उसके लिए रास्ता बनाता है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है थोड़े से, इनको आप लोग लिख लेना। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान है, ये आपको अपने करने हैं और कथन सही व गलत। ठीक है, इसके बाद में पहले अपने आप से आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स ये दिए हुए हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या फिर गलत। फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट समाजशास्त्री के टॉपिक लेकर आऊँगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तब तक सारे बच्चे अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे और जो पढ़ाया गया है उसको लर्न करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।